किस नंबर 39। वो अब्दुल को वहीं छोड़ आई थी। मानसील की बातें अभी तक समाज में किसी हथौड़े की मारने लग रही थी। क्या थी वो? गिरी हुई पैसों के पीछे भागने वाली लड़की। सीने के मुकाम पर बहुत ज्यादा जलन थी। वो रोई नहीं, उससे रोना नहीं था। आखिर क्यों रोती वो? और कब तक? जो होना था वो हो गया था। होनी को कौन टाल सकता था? वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात को उससे अपना सामान पैक किया। बस कुछ दिन बाकी थे। वो मजीद यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इंसान सिर्फ अपनी तकलीफ देखता है, उसे दूसरे की तकलीफ नजर नहीं आती। जैसे मासील को उसकी नजर नहीं आई थी और उसे मासील की नहीं। पर वो शख्स जो मोहब्बत का दावा करता था ना, मोहब्बत करने वाले इतबार भी करते हैं। वो कैसे बेइतबार हो गया था, जबकि ऐसी ही कुछ आदत मासील की भी थी। वो साहिल समंदर पर आ गया। मौसम अबरआलूद था। ठंडी हवाएं साए साए करती गुजर रही थी। आज भी रहमान ने उसका दिल तोड़ दिया था। दिल के साथ साथ उसका यकीन भी। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, पर अपने डैड पर इल्जाम नहीं। नफरत है मुझे तुमसे और तुमसे भी। वो आसमान की जाने मुंह करके चिल्लाया। उसकी खुदा से नफरत मजीद बढ़ गई थी। वो घुटनों के बल झुका चीख रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो रतीली जमीन पर बैठता चला गया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे सर उठाकर तो देखा तो शनाया उसके पास बैठी थी। वो तड़प कर उससे लिपट गया। उसने मेरी मोहब्बत अपनाने के पैसे लिए शनाया। ये तसव्वुर जानलेवा है। वो सिसक रहा था, जबकि शनाया का दिल चाहा वो उसे पूरी दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाए। ईमान की पूरी रात आंखों में गुजर गई। सुबह हुई तो सर दर्द से फट रहा था। वो तैयार हुई और ऑफिस चली गई। रोज ने उससे बात करनी चाहिए, पर वो बिना कुछ कहे निकल गई। मौसम खराब था तो उससे अपने बैग में छोटा सा छाता रखा हुआ था। स्याह रंग की शॉल उसके कंधों पर थी, जबकि वो हुडी पिंक कलर के प्लाजो और शर्ट में थी। ऑफिस में पूरा दिन खामोशी की नजर हो गया। वो लाशोर में इंतजार करती रही कि अब मासील का फोन आएगा और वो कहेगा कि मुझे तुम पे भरोसा है ईमान। पर कोई फोन ना आया। दिल की हालत अजीब हो चुकी थी। शाम हुई तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो ऑफिस से सीधा अकेडमी आ गई। ज़्यादा सर पर दाने वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो राहदारी में कॉफ़ी का कप थामे हल्की हल्की बारिश एंजॉय करना। मुर्तज़ा उसे देखकर हैरान हुआ। वो कल आई नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बारिश से बेखबर, कहीं खोई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जब वो राहदारी में पहुंची तो उससे मुर्तज़ा को देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो उसे ही देख रहा था। आज अकेडमी में गैर मामूली खामोशी थी। आप ठीक है मिस अब्दुल्ला? आप कल नहीं आई? वो अब पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ। वो जवाब देकर आगे बढ़ने लगी तो मुर्तज़ा की आवाज़ पर उससे रुक करना पड़ा। आज सेशन नहीं है, आज ऑफ है। आप कल आई नहीं थी तो इसलिए आपको पता नहीं चला। वो रुक गई और अब खाली खाली निगाहों से मुर्तज़ा को देखने लगी। क्या अभी तक आपकी किसी से दोस्ती नहीं हुई? वो पूछ रहा था, जबकि ईमान का दिमाग जैसे सुन हो गया था। वो मुर्तज़ा को बोलते देख रही थी, पर सुन नहीं पा रही थी। मैं अब्दुल जबील हूँ, रोहान जबील का बेटा। उसकी समात में अब तक मिली जुली आवाज़ें गूंज रही थी। मैं हशाम जबील हूँ, अदम जबील का बाप। मिस अब्दुल्ला, आर यू ओके? वो थोड़ा ऊंचा बोला तो ईमान किसी ट्रांस से निकली। वो वापस पलटने लगी तो मुर्तज़ा ने फिर से उसे पुकारा। आप स्पेशल क्लास ले लें, हाथ ले रहा है। आज सिर्फ वही क्लास है। वो रुक गई, समझ ना आया क्या करे। और तभी मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर एक राहदारी में मौजूद एक दरवाजे को हाथ की मदद से खोल दिया। सामने ही हाथ बैठा था। दायरे में कुर्सियां रखी थी, जिन पर 15-20 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जबकि वो दरमियान में बैठा था, हमेशा की तरह परफेक्टली तैयार। ईमान ने कभी उसे रफोलिये में नहीं देखा था। टी शर्ट पहने, बिखरे बालों या फिर चप्पल जूतों में। गो। मुर्तज़ा ने इशारा किया तो वो अंदर दाखिल हो गई। मिस ईमान हमारी टीम का नया हिस्सा है। मुर्तज़ा ऐलान करके चला गया, जबकि वो दायरे में रखी गोल कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। अपने बारे में कुछ बताएं मिस ईमान। हाथ ने तो कहा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं उम्मे ईमान बिनते अब्दुल्ला हूँ। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं भटक गई हूँ। पता नहीं सफ़ेद हूँ या स्याह या फिर ग्रे। अच्छाई बुराई का मिक्सचर। उसकी निगाहें फर्श पर जमी थी। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सही गलत होता है। और ज़रूरी नहीं जो अच्छा हो वो सही भी हो। हाथ ने उसकी तहसीह की।
उसने नज़र उठाकर हाथ को देखा और फिर से नसें झुका ली। मैंने एक स्याह को अपनाया और खुद स्याह बन गई। पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, पर बुरी नहीं हूँ। मुझे बुरा बना दिया गया। हम हर किसी की कहानी में हीरो नहीं बन सकते, और ज़रूरी तो नहीं जो अच्छा है वो सही भी हो। वो फिर से बोला, कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं या गलत? जब तुम रिपोर्ट जमा करवाने से खौफजदा ना हो, जब तुम्हें इस बात से डर न लगे कि तुम जो कर रहे हो उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या हम किसी अनचाहे रिश्ते को छोड़ सकते हैं जिसमें हम किसी मजबूरी की वजह से बंधे हों? वो जान लेना चाहती थी। फ़र्क इससे पड़ता है कि रिश्ता क्या है और आप उस रिश्ते में कितना इन्वॉल्व रहे हैं। इन केस अगर आप मुसलमान हैं तो आपका रिश्ता हलाल है या हराम। हलाल रिश्तों में गुंजाइश निकल आती है। कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे खून के रिश्ते। बाकी अगर आप सही हैं तो तमाम रिश्ते खुद ब खुद आपको छोड़ जाएंगे, क्योंकि सही होने पर आप सबसे पहले अकेले पड़ जाएंगे। वो कोई 40-50 साल शख्स नहीं था। पता नहीं वो इतना कुछ कहाँ से सीख कर आया था। ईमान हैरत से उसे तकने लगी। वो सच कह रहा था। जब आप अच्छाई बुराई से निकलकर सही और गलत के मुकाम पर आ जाते हैं तो आप सबसे पहले तन्हा पड़ते हैं और फिर अजनबी बन जाते हैं। और तन्हा अजनबियों में हाथ जबील सरफहरिस्त था। वो जब एकेडमी से वापस आए तो दिल से बहुत सारा बोझ उठ चुका था। हम हर किसी की कहानी में हीरो नहीं हो सकते। आदमी ठीक कहा था। तो फिर वो क्यों सब ठीक करने में लगी रहती थी? वो क्यों हीरो बनना चाहती थी? यही सोचते हुए उससे बैग से चाबी निकाली और दरवाजे का ताला खोलना चाहा, पर ताला ना खुला। उसके और रोज के पास अलग अलग चाबी थी। वो थोड़ा हैरान हुई और उससे फिर से कोशिश की, पर ताला ना खुल पाया। फिर उससे बेल दी। आज रोज उधर ही थी। वो अब रोज को फ़ोन कर रही थी, पर रोज से फ़ोन ना उठाया। कई बार बेल बजाने पर दरवाज़ा खुला। रोज सामने ही खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट था। उससे ईमान को अंदर जाने की जगह ना थी। क्या हुआ है? सब ठीक है? उससे पहली बार रोज को इतना संजीदा देखा था। तुम्हारी आज से यहाँ कोई जगह नहीं है। अपना ठिकाना ढूंढ लो। रोज ने कहा तो ईमान को चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। ऐसे क्यों कह रही हो? उससे मरे मरे अंदाज से पूछा। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास? मिस्टर मार्शल की पूरी कीमत ली है ना तुमने? तो आज से अपना ठिकाना ढूंढ लो। वो हिकारत से बोली तो ईमान का दिल डूब गया। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो रोज को नहीं खोना चाहती थी, जिससे हर मुश्किल में उसकी मदद की थी। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुमने मिस्टर मार्शल के साथ रहने के लिए पैसे लिए? ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रोज, वो कुछ कहना चाहती थी। हाँ या ना? हाँ। और ईमान का सर झुक गया। जो सच था वो सच था। उसने वो सारे पैसे वापस उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे जो उसे हर महीने मिलते थे। उसे कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, पर जो सच था वो सच था। अभी वो कर्जदार थी। अपनी माँ के इलाज के पैसे उसे वापस करने थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोज ने उसका झुका सर देखा, पर उस आंखों में आंसू नहीं देख पाई। ईमान वैसे ही खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद वो अपने मुंह पर लगने वाले बैग की वजह से लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची थी। ये आरजे वाला बैग था जो रोज ने उसके मुंह पर मारा था। जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। और हाँ, तुम मेरी कर्जदार हो। जब मुझे रकम वापस करोगी तो अपना सामान ले जाना। और हाँ, प्लीज़ मेहनत से कमा कर पैसे वापस करना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी मेहनत के पैसे दिए थे। और ठाँ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हो गया। वो किसी मुजरिम की तरह रात की उस पहर तूफानी मौसम में अकेली खड़ी रह गई। उस एक बैग में उसकी ज़रूरत की चंद चीज़ें थीं जो रोज़ उसे दे गई थी। उसका दिल किया वो रोए चिल्लाए, पर उसे एक आंसू ना बहाने दिया। उससे सारे हिसाब किताब कर रखे थे। वो जाने से पहले उसके सारे पैसे लौटाने वाली थी, पर रोज़ से मौका ही ना दिया। किसी भी वक्त तेज़ बारिश हो सकती थी। उससे शॉल को मजबूती से लपेटा और आसपास देखने लगी। गली सुनसान थी और गली के आखिर में वो था, टैरो का घर, जिसकी दुकान में वो रोज़ के साथ गई थी, जिससे ईमान को तंबी की थी। इकारूस से बचकर रहना और खुद इकारूस सा बन जाना। क्या वो अपनी हदों से निकल गई थी, या फिर वो इकारूस से नहीं बच पाई थी, जो सालों पहले अपनी हदों से निकल गया था? वो अकेली खड़ी सोचती रही। कहाँ जाती? कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसने कुछ सोचते हुए फ़ोन निकाला। वो कोई सस्ता होटल देखना चाहती थी, पर तभी उसका फ़ोन थरथराने लगा। अब्दुल का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी, पर वो बजता रहा। क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? अब्दुल की आवाज़ उभरी। नहीं, यकलफ्सी जवाब दिया गया। जान लो,
वरना सारी उम्र एक गलत शख्स को याद करती रहोगी। उसका अंदाज ऐसा था कि वो दोबारा इनकार ना कर पाई। तुम्हें लोकेशन भेज दी है, आ जाओ। उससे फ़ोन बंद कर दिया। ईमान ने लोकेशन देखी तो ज़्यादा दूर की नहीं थी। उससे राइड करवाई और खामोशी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसकी नज़रें देर तक उस दरवाजे पर जमी रही थीं, जिस पर वो दोबारा कभी दस्तक नहीं देने वाली थी। उस जगह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं, पर सब कुछ ख्वाब बन गया था। हकीकत बहुत खौफनाक थी। कुछ देर बाद वो एक स्टेडियम के बाहर खड़ी थी, एक बैग कंधे पर डाले, एक हाथ में थामे। वो अब्दुल के सामने खड़ी थी। अब्दुल के पास स्टेडियम का पास था। उसे अब डर भी लग रहा था कि वो यहाँ क्यों आ गई थी, लेकिन अब्दुल के किरदार पर उसे इतना तो भरोसा था। वो उसे अंदर ले गया और वे प्लेग्राउंड की दाएं जानिब रखी कुर्सियों में से पहली गिटार वाली कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ थोड़ा अंधेरा था, जबकि ग्राउंड में काफ़ी रोशनी थी। नेट के उस पार अब्दुल खड़ा था, जो गार्ड से कुछ कहकर आया था। वो शॉल लपेटे बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, जबकि अब्दुल ने फ़ोन निकाल कर किसी को पैगाम भेजा। अगर तुम चाहते हो मैं लौट चलूं मॉम के पास, तो जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने आओ। उससे फ़ोन वापस जेब में डाल लिया और वो गुस्से से फुटबॉल को नेट पर मार रहा था। वो जुनून में था, इतना जुनून कि कुछ भी कर सकता था। वक्त गुजरने लगा। मौसम मज़ीद ख़राब होता गया। किसी भी पल बारिश हो सकती थी। 5 से 10 और फिर 15 मिनट गुजर गए और तब ईमान ने किसी को स्टेडियम के ग्राउंड में दाखिल होते देखा। ऊपर से नीचे तक स्याह लिबास पहने वो शख्स अंदर आ रहा था। उसने स्याह बरसाती कोट पहन रखा था, जबकि चेहरे पर बड़ी सी स्याह हिट में छुपा था। उसका बरसाती कोट हवा चलने के बायस उड़ रहा था। उसे देखने की कोशिश की पर वो चेहरा ना देख पाई। वो शख्स पुरवकार चाल चलता अब अब्दुल की जानिब बढ़ रहा था। दोनों हाथ बरसाती कोट की जेबों में थे। उससे अब्दुल के करीब पहुंचकर हेड ऊंचा किया। हाय। वो अब्दुल की रफ्तार देखने लगा। फुटबॉल सामने टकरा था और तेजी से वापस अब्दुल की जानिब आता और अब्दुल पूरी ताकत से फुटबॉल को किक मार रहा था। वो जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा था। जैसे ही उस शख्स ने अपना हेड ऊंचा किया तो ईमान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। हाँ, वो वही था। हाथ, हाथ जबील। लोगों को लगता था वो कहानी में सबसे आखिर में आया था, पर वो तो वही था, हमेशा से, शुरू से। वो हाथ था, हाथ जबील, जिसका दिमाग आरजे जैसा तेज था, जिसका ईमान रूहान जबील जैसा था, जिसका किरदार हशाम जबील जैसा था, जो फाइटिंग में जॉर्डन जबील जैसा था। वो इस कहानी का मास्टरमाइंड था। वही था जिससे मासील पर नजर रखी। वही था जिससे ईमान को मासील के पास भेजा ताकि मासील वापस आ सके। वही था जिससे मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े म्यूज़िक शो करवाए ताकि अपने भाई अब्दुल को ढूंढ सके, और उससे ढूंढ लिया था। वही था जो अब्दुल के जाने के बाद पिछले 13 सालों से अब्दुल बना हुआ था। हाँ, वो वही था जो अपनी फैमिली के साथ साथ दुनिया बचाने निकला था, पर वो सबकी कहानी में हीरो नहीं था। और वो वही था जो खुद रोशन था पर स्याही में रहता था, इसीलिए वो मिस्टर ग्रे था। तुम आज भी फुटबॉल के लिए उतना ही क्रेजी हो। अब्दुल की खामोशी पर उससे खुदी बात शुरू की। एमा कौन है? अब्दुल ने आखिरी किक मारी और फिर उसकी जाने मुतवज्जा हो गया। फुटबॉल कितनी देर ग्राउंड में घूमता रहा और फिर रुक गया। एक्सक्यूज मी। वो कौन होता था ये सवाल पूछने वाला? वही एमा जिसे तुमने अधम के पास भेजा, जिसका तुमने पूरा नाम तक जानने की कोशिश न की, जिसे तुमने किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब्दुल सबके कड़े मराहिल से गुजर रहा था। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अलबत्ता वो ठटक गया। अब्दुल को ये सब कैसे पता चला था? उसके आदमी बहुत राजदारी से काम करते थे, बल्कि हर काम तो अपने आदमियों से करवाता भी नहीं था। तुमने एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया अपने मकसद के लिए। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? अब्दुल ने जबड़े भींचते कहा। जानते हो वो एमा कौन है? वो वही एमाने है जिसे को ढूंढ लाने का तुमने मुझसे वादा किया था। वो चिल्लाया। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी एमाने को नहीं जानता। वो सर्द था, सरतरीन। वो शतरंज का खिलाड़ी था। मोहरे उसकी मर्जी से चलते थे। वो जानता था कब किस मोहरे को सामने लाना था, पर वो नहीं जानता था इस बार उससे गलत मोहरा चुन लिया था। वो मोहरा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका बदला तकदीर खुद लेती थी। हाँ, तुम्हें कैसे फर्क पड़ेगा? तुम तो हो ही पत्थर। वो हंसे, हाँ, सहमी हंसी, जबकि हाथ ने सर उठाकर आसमान को देखा। आसमान बादलों से ढका हुआ था। उसका चेहरा हद दर्जा सपाट था और आंखें सर्द। उसका हाथ हेड पर जमा हुआ था ताकि वो उड़ ना जाए।
पर तुम्हें क्या लगता है, तुम एक मुनकर को वापस लाने के लिए एक लड़की को मोहरा बनाओगे? तुम्हें क्यों लगा कि लड़की की मोहब्बत उसे बदल देगी? तुम्हें क्यों लगा वो रूहान जबील बन जाएगा? सबकी कहानियां एक जैसी नहीं होती मिस्टर हॉट जबील। ईमान साकित बैठी ये सब देख रही थी। अब तक उन दोनों की आवाज़ें पहुंच रही थीं। वो अंधेरे में थी, हाथ उसे नहीं देख पाया था। तो वो सिर्फ हाथ नहीं, हाथ जबील था, अब्दुल जबील का जुड़वा भाई। ईमान को जैसे सकता हो गया था। फ्री में नहीं किया उसने, हर महीने एक अच्छी खासी रकम उसे मिलती रही है। नेट के पार बैठी ईमान का दिल हजार टुकड़ों में बटा। तुम्हें लगता है तुम पैसों से लोगों को खरीद सकते हो? अब्दुल चिल्लाया। मैं खरीद लेता हूँ। आग लगाकर सुलगा देने वाला थरथराता लहजा। अब्दुल आग था तो वो बर्फ, सर दर्द, खून जमा कर मार देने वाली बर्फ जैसा बेरहम। खूबसूरत लोग अक्सर खौफनाक होते हैं। ईमान ने पढ़ा था और आज देख भी लिया था। हाथ का ये कौन सा रूप था वो नहीं जानती थी, पर यह खौफनाक था। तुम्हें लगता है तुम उम्मे ईमान बिनते अब्दुल्ला को खरीद लोगे? और इस बार वो चौंका जरूर था। उम्मे ईमान का इन सब से क्या ताल्लुक? पहले ही उसके सिर में सवाल गूंज रहे थे। उससे एमा से तब तक हशाम जबील बनकर बात की थी जब तक उसका काम नहीं हो गया था। उसके बाद ईमान ने चाहा भी तो उसके आदमी ने ईमान की बात नहीं करवाई थी। ईमान को मौसूल होने वाला आखिरी मैसेज भी हाथ के आदमी ने किया था जिस दिन अदम वापस सब छोड़कर जा रहा था और ईमान को उससे रोकना पड़ा था। तुमने उसे तबाह कर दिया मिस्टर हॉट जबील। इंसान अपनी तबाही खुद चुनते हैं। इंसान खुद अपने साथ जुल्म करते हैं। कोई दूसरा उनकी तबाही का जिम्मेदार नहीं होता। और बस अब्दुल मजीद नहीं सुन सकता था। वो कितना ढीठ था, अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था। उसे पूरी कुव्वत से मुक्का घुमाकर हाथ के मुंह पर मारना चाहूं, पर हाथ ने फुर्ती से उसका ताकतवर मुक्का रोक लिया। अब्दुल, मुझे आज भी नहीं पसंद कोई मुझे छुए। कितना अजीब था वो, दूसरों की जिंदगी उसे बिना पूछे खेल गया था और कोई उसे छुए भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब्दुल ने लात घुमाकर मारना चाही पर वो पलट गया। फजूल कोशिशें मत करो अब्दुल, वरना एक बॉक्सर होने के बावजूद तुम हार जाओगे। उसने 13 सालों में बहुत कुछ सीख लिया था, अपना दफा करना भी। और अब्दुल इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो कम से कम भी उसे जान से मार देता। उसकी हेड उड़कर दूर जा गिरी, चेहरा मजीद वाज़ेह हो गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही बूंदों ने ईमान के चेहरे को छुआ वो जैसे होश में आई। वो किसी रपोट की मानिंद उठी, कंधे पर शॉल लपेटे, आरजे वाला बैग हाथ में पकड़े, वो ग्राउंड में दाखिल होने वाले दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वो दोनों लड़ रहे थे। अब्दुल मार रहा था तो हाथ सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। अब्दुल का दिल कर रहा था वो पूरी दुनिया को आग लगा दे और शुरुआत अपने भाई से करे। वो चलती हुई ग्राउंड में आई और तभी हाथ की नजर ईमान पर पड़ी। उसे वहां देखकर साकित हुआ। वो यहाँ क्या कर रही थी? और यही वक्त था जब हाथ का जहन भटका और अब्दुल ने एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा। हाथ पूरा घूम गया। उसकी नज़रें ईमान पर जमी थी। तेज हवा के बायस बारिश की नन्ही बूंदों की बौछार होने लगी। देखो इसे, यही है वो एमा जिसे तुमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब्दुल ने लात उसकी पेट में मारी। वो थोड़ा हो गया पर नज़रें ईमान से ना हटाई। आखिर क्यों उसने लड़की को इतना नज़रअंदाज किया था? कैसे उससे गलत मोहरा चुन लिया था? गौर से देखो, यही वो एमा है जिसे तुम बचपन में मुझे छूने भी नहीं दे रहे थे, और खुद तुमने इसे अधम के पास भेज दिया। अब्दुल उसे बुरी तरह मार रहा था और ईमान के चेहरे और बालों पर बड़ी नन्ही बूंदें मोतियों की माने चमक रही थीं। आज ही वो उसे बता रही थी कि वो कैसे स्याह हो गई थी, वो कैसे भटक गई, वो कैसे किसी अनचाहे रिश्ते में फंस गई थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, हैरानी से। किसी ने गौर न किया कि हाथ की सर्द आंखें उसे देखकर नरम पड़ चुकी थीं। नरमी का वो तासुर कोई ना देख पाया। यही है वो उम्मे ईमान जिसकी माँ का इलाज करवाकर तुमने उसे खरीदना चाहा। हाथ के मुंह से खून उबल रहा था। ईमान के साथ साथ वो दोनों भी भीग रहे थे। गार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्दुल के रास्ते में आते, पर बादलों की गर्द चमक में उनकी आवाज़ें कहीं दबकर रह जाती थी। यही है वो लड़की जिसने अगर किसी मर्द को पसंदीदी से देखा तो वो सिर्फ तुम थे हाथ जबील, सिर्फ तुम। इस बार पड़ने वाला मुक्का उससे रोक लिया। बिजली की चमक में ईमान का वजूद नहा गया। वो अपनी जगह पर खड़ी जैसे कांप रही थी। अब्दुल, मुझे इनसे बात करनी है। उससे खुद पर काबू पाते कहा तो अब्दुल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से निकल गया। वो दोनों अब अकेले रह गए थे, बिल्कुल अकेले।
खौफनाक रात के साए तले दोनों अकेले खड़े थे। हाथ के चेहरे पर अभी भी वैसा ही सपाटपन था। ईमान कदम कदम चलती उससे करीब आई। उसके हाथ में वही बैग था, आरजे वाला बैग, वही बैग जिसे वो ख्वाब में देख चुका था। तो क्या वो लड़की ईमान थी जो उसे नजर आती थी, जो उसे सोने नहीं देती थी? इतना कुछ कैसे उसकी नसों से छुप गया? उससे बेख्तियार ईमान को देखा। कौन थी वो लड़की? कौन थी उम्मे हानम? वो उसके हैं सामने खड़ी थी। पता है, मैंने आपको पहली बार कब देखा था? वो जबड़े भींचे खड़ा था। उसका ऊन बारिश के साथ ही नीचे बह रहा था। अब्दुल ने उसके सेहन पटकाने का अच्छा खासा फायदा उठाया था। वो हादसा जख्मी था, पर ऐसे खड़ा था जैसे उसे सुई भी न चुभी हो। सालों पहले, जब पहली बार मेरे बाप ने कहा था कि उसे खुदा पर यकीन नहीं। ये काफ़ी साल पहले की बात थी। वो फर्स्ट ईयर में थी, नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था जहाँ उससे बिनिश मिली थी। उसे याद था वो दिन, जुमे का दिन था। अब्दुल्ला साहब कमरे में लेटे किसी किताब की फरकिरदानी कर रहे थे। घर के सारे मर्द जुमा पढ़ने जा चुके थे। करीब की मस्जिद में खुतबा हो रहा था। आप जुमा पढ़ने नहीं जाएंगे? उससे हिम्मत करके अब्दुल्ला साहब से पूछा। नहीं। क्यों? वो वजह जाने बिना नहीं रह पाई। उससे अपने बाप को मस्जिद जाते नहीं देखा, न नमाज पढ़ते न जुम्मा पढ़ते, यहाँ तक कि ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था वो शख्स। क्या मतलब क्यों? मुझे उस पर यकीन नहीं। मैं नहीं चाहता। जब यकीन आ जाएगा चला जाऊंगा। अल्फाज ऐसे थे कि वो सुनकर साकित रह गई। अक्सर वो चुप चुप कर अब्दुल्ला साहब की किताबें पढ़ती रहती थी। कुछ समझ आती थी और कुछ ऊपर से गुजर जाती थी। खुदा को ना मानने वाला कौन होता है ये वो जान गई थी। बहुत बार अब्दुल्ला साहब ने उसका दिल तोड़ा था। एक बार आज फिर से तोड़ दिया था। उससे अपनी दादी माँ को अल्लाह के बहुत करीब देखा था। वो अक्सर ईमान से कहती थी, जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे दूर रहना चाहिए। उनमें खौफ नहीं होता, और जिनमें खौफ नहीं वो अपने मुकाम से आसानी से गिर जाते हैं और स्याह हो जाते हैं। उस रात वो उसी बात को सोच सोच कर रोती रही, क्योंकि उस रात अब्दुल्ला साहब कई घंटे अल्लाह से तकरार करता रहा था। जाने वो शख्स अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा था या कुछ और, पर एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता। उस रात उससे स्याही देखी थी और वो खौफज़दा हो गई थी। वो सो नहीं पाई थी। और अगले दिन जब वो कॉलेज गई, वो कॉलेज जहाँ उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला था, विनिश अपना लैपटॉप लाई थी। वो दोनों कैंटीन में बैठी थी। वो खाने पीने के लिए कुछ लेने गई थी। जब ईमान ने वो वीडियो देखी, वीडियो में एक लड़का था जो रात की तारीकी में सफ़ेद लिबास पहने लॉन में जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा था। और किसी ने ये वीडियो अपने कमरे की खिड़की से बनाई थी। वो देखती रही बार बार, जब तक बेनिश वापस नहीं आ गई। जो अल्लाह को मानते हैं वो उससे डरते हैं, और जो डरते हैं वो कायम रहते हैं। वो सफ़ेद होते हैं। और उससे पहली बार इतनी सफ़ेदी देखी थी। इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था। वो सफ़ेद हाला था जो उसे दिखाई दे रहा था उस लड़के के गिर्द। ये अब्दुल्ला भाई हैं, मेरे कज़न, लंदन में रहते हैं। उन्हें रात के पिछले पहर खुले आसमान तले इबादत करना बहुत पसंद है। मैंने छुप कर वीडियो बनाई थी। वो उससे बता रही थी और ईमान तजस्सुस से सुनने लगी। उससे मर्दों को हमेशा भयानक और स्याह पाया था। कोई इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है? और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। वो सफ़ेदी बढ़ती गई, इतना बढ़ गई कि उसे लगा वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। और वो शख्स कितनी स्याही लाया था अपने साथ। मैं हमेशा सोचती रही कि मुझे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे हो सकती है, कैसे जो मुझे जानता भी नहीं। वो उसके सामने खड़ी थी, जबकि हाथ यूं खड़ा था जैसे कोई रोबोट हो, जैसे वो सांस सा लेता हो। और मुझे आज समझ आया, मुझे तो उस मोहब्बत से मोहब्बत थी जो आप अल्लाह से करते हैं। उसे अल्लाह वाले पसंद थे, पर आज एक अल्लाह वाले ने उसका दिल तोड़ दिया था। शायद वो अपनी कहानी में सही था, पर ईमान की कहानी में वो विलन बनकर आया था। इंसान खुद अपने मुकाम से गिरते हैं। मुझे तो उस मोहब्बत से मोहब्बत थी जो आप अल्लाह से करते हैं। जिंदगी में पहली बार हाथ जबील ने महसूस किया था, सांस रुकना किसे कहते हैं। वो रिपोर्ट ईमान खड़ा था, पर ईमान के लफ्ज़ों ने उसकी दुनिया हिला दी थी। उसकी साकुन पुतलियाँ सुकड़ने फैलने लगी। बेबस लबों में जंबिश हुई। वो उससे मोहब्बत करती थी, वो कैसे न जान पाया। मैं सोचती थी, मैं कमज़ोर दिल हूँ, कैसे सह पाऊँगी मेरा पसंदीदा शख्स जब किसी और का होगा। पर मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा पसंदीदा शख्स जब मेरा दिल तोड़ेगा तो कैसे सहूँगी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे,
आज जबील उसे नहीं देख रहा था, वो देख ही नहीं सकता था। उसकी नज़रें सामने जमी थी, नेट के जाल पर, जबकि ईमान की नज़रें उस पर थी, उसके फटे होंठ से बहते खून पर, उसकी नीली पड़ती आंख पर। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। उसे सीने के मुकाम पर होती जलन को दबाते कहा, फिर वो पलट गई। हाथ ने पहली बार पलकें झपकी, यूं जैसे रिपोर्ट में जान पड़ गई हो। ईमान के हाथ में वही बैग था, आरजे वाला बैग। उसका वजूद भीग चुका था। वो दो चार कदम चली, फिर रुक गई। उसे झटके से पलटकर हाथ को देखा, वो उसे ही देख रहा था। दोनों की नसें टकराई। हमें अपने हिस्से की मोहब्बत अल्लाह से खुद करनी पड़ती है। मैं ये भूल गई थी। वो सांस लेने को रुकी, और आज से मैं ये भी भूल गई कि हाथ जबील कौन है। उसका लहजा नॉर्मल था। हाथ जबील हाथ था, पर आज वो आम लड़की उस हाथ को आम कर गई थी। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई हिकारत नहीं, बस इकरार से इनकार तक। मोहब्बत की अजीब हकायत थी, मीठी चुभन से शुरू होकर जलाकर भस्म कर देने वाली रवायत थी। वो कदम कदम चलती दूर होती गई। उससे पलट कर न देखा, उसे पलट कर देखना ही नहीं था। अभी कुछ देर में मोहसिन वो पत्थर टूट जाएगा। मैं उसकी सर्द मेहरी पर मोहब्बत मार आया हूँ। वो उसके सामने नहीं रोई थी, बस स्टेडियम से बाहर निकलते ही उसका दिल चाह शिद्दत से चिल्लाए, सारी दुनिया को बताए कि उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था। हाथ में पकड़ा आरजे वाला बैग वहीं सड़क पर गिर गया। अब्दुल कहीं नहीं था। वो फुटपाथ पर चलती जा रही थी, जब अचानक एक गाड़ी झटके से उससे करीब आई। वो चलती रही, उसके आंसू बारिश के पानी में घुल मिल गए थे। कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। ईमाने, किसी ने उसे पुकारा, पर वो सुन नहीं रही थी। ईमाने, चलो मेरे साथ। अचानक किसी ने उसके सामने आते उसे कंधों से थाम कर कहा। ईमान ने सर उठाकर देखा, उसके सामने हिजल खड़ी थी। उसे वहां भेजने वाला अब्दुल था, पर वो खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। चलो चलते हैं। रिपोर्ट बन चुकी ईमान को उससे गाड़ी में बिठाया, और भी फराटे भर दी गाड़ी वहां से भगा कर ले गई। स्टेडियम की कुर्सियों में से एक पर वो बैठा था, सर झुकाए, होंठ और मुंह से बहता खून बंद हो चुका था। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। जो कुछ भी हुआ था वो खुद समझ नहीं पाया था। एमा, ऐमाने, उम्मे ईमान, आखिर कौन थी वो लड़की? वो खुद भी नहीं जानता था। अब्दुल कहाँ गया था कुछ पता नहीं था। वो जैसे गायब हो गया था। हेज़ल ईमान को लेकर अपने घर आ गई थी। ईमान का दिमाग जैसे जम सा गया था। वो सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। ईमाने, फिलहाल हेज़ल ने उसे दोबारा पुकारा। वो उससे कमरे में लाई थी ताकि वो अपने कपड़े तब्दील कर सके। वो भीगी हुई थी। कपड़े बदल लो। हेज़ल उसके सामने खड़ी थी। ईमान ने हैरानी से उसे देखा। वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। हेज़ल इस वक्त सादा से ट्राउज़र शर्ट में थी, बाल बंधे हुए थे और चेहरा मेकअप से आ रही था। ये उस हेज़ल से बहुत मुख्तलिफ थी जिससे ईमान ने काफ़ी अरसे पहले देखा था। ये नए कपड़े हैं। उससे बेड पर रखे शॉपिंग बैग्स की जानिब इशारा किया। ठीक है। ईमान ने सर झुका लिया। उससे रोज़ याद आई थी। वो इतनी सालिम तो नहीं थी जो ऐसा करती। फिर उसने क्यों किया था ऐसा? क्यों उसका यकीन नहीं किया था? वो आंसुओं को पीने लगी। हेज़ल उसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। वो दोनों दूसरी बार एक दूसरे से मिल रही थी, और दोनों बदल चुकी थी। जब ईमान बैग उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई तो हेज़ल ने गहरा सांस खारिज किया। वो कमरे से बाहर निकल आई। उसे अब ईमान के लिए कुछ खाने को बनाना था। उसे सारे मुलाजमों को छुट्टी कर दी थी। अब वो अपने अक्सर काम खुद कर रही थी। वो मैगी के लिए बारीक बारीक सब्जियां काटती, ईमान के बारे में ही सोच रही थी। जाने क्यों हेज़ल को उससे एक पल के लिए भी नफरत महसूस नहीं हुई थी। वो अब्दुल की एक कॉल पर भागी चली गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद उससे ईमान को सीढ़ियाँ उतरते देखा। वो बहुत ही खुले ट्राउज़र पर घुटनों तक आता टेपिंग घेरेदार टॉप पहने हुई थी। हमरंग स्कार्फ सर पर जमा था, बाल फोल्ड थे। हेज़ल उसे देखे गई। अब्दुल कितने अच्छे से जानता था वो किन कपड़ों में आरामदेह महसूस करती थी। वो खामोशी से आकर लॉन्च में रखे सोफों में से एक पर बैठ गई। खाना लाऊं? हेज़ल ने सवाल किया। ईमान ने उसे खाली खाली नसों से देखा। मुझे भी भूख लगी है काफ़ी। मुझे बस मैगी बनानी आती है, वो ही बनाई है। सुपरस्टार थी हेज़ल मलिक, इंसानों की तरह उसके सामने खड़ी थी। ईमान ने हाँ में गर्दन हिला दी, और कुछ देर बाद हेज़ल दो बाउल उसके सामने रखे बैठी थी। अब्दुल कहाँ है? ईमान पहली बार कुछ बोली। हेज़ल खामोशी से उसे देखने लगी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं।
और चेहरे पर ज़रा भी ताजगी नहीं थी। कुछ बारिश में भीगने की वजह से उसकी हालत अब गैर हो रही थी। मैं नहीं जानती, हेज़ल ने हौले से जवाब दिया। उससे कभी बताया नहीं। ईमान भी सर झुकाए सुनती रही। उसे थोड़ा सा खाया और फिर उठ खड़ी हुई। ऐसे मौसम में वो रोज़ के साथ मिलकर कुकिंग करती थी। तुम यहाँ महफूज हो ईमाने? हेज़ल ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि ईमान का दिल चाहा वो फट पड़े। वो चीख चीख कर उसे बताए वो कहीं महफूज नहीं थी। उसे महफूज ठिकाने से निकाल कर पथरीले रस्सों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। थैंक यू। मैं बस आज रात यहाँ रुकना चाहती हूँ। सुबह होते ही चली जाऊँगी। उसने सहूलत से अपना हाथ छुड़वाया और फिर तेज़ी से सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। उसे नई जगहों पर नींद नहीं आती थी। वो जानती थी उसकी ये रात आंखों में कटने वाली थी। सारी रात बरसने के बाद अगली सुबह मुतल्ला साफ था। सारी रात आंखों में काटने के बाद जाने कब उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो सफ़ेद पर्दों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उससे आंखें खोलकर दोबारा बंद करने की कोशिश की तो जलन के बायस वो खड़ा कर उठ बैठी। आंखों में शदीद किस्म के दर्द और जलन थी। उससे हाथों से अपनी आंखों को छुआ तो उसे तकलीफ का एहसास हुआ। कल रात जो हुआ उसका असर किसी हद तक कम था। शायद इसलिए कि रात गुजर चुकी थी। रात के पहर इंसान की तकलीफ 4 गुना बढ़ जाती है। इंसान 4 गुना कमज़ोर पड़ जाता है। रोशनी और उजाला इंसान को हिम्मत और ताकत बख्शता है। उसने गहरा सांस लिया और सर झटक कर हाथ के ख्याल से पीछा छुड़ाना चाहा, पर वो एक भी पल उसके दिमाग से नहीं निकला था। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो हेज़ल किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हेज़ल मलिक जो फैसला कर ले उससे पीछे नहीं हटती। मैं किसी से नहीं डरती। वो गुस्से में थी। मैंने कहा ना, शोबिस छोड़ दिया है तो मतलब छोड़ दिया। जैसे ही उसकी नज़र ईमान पर पड़ी उससे फ़ोन बंद कर दिया। आओ ईमाने, अब कैसी हो? वो मुस्कुराकर पूछने लगी। मुझे एक काम से जाना है, क्या आप मुझे ले जाएंगी? पिछले 10 घंटों में उसने ये फैसला किया था कि वो मासिल को जाने से पहले सच बता कर जाएगी। वो उसे बताएगी आखिर हुआ क्या था। इसलिए नहीं कि वो उसका इतबार करे, बल्कि इसलिए कि वो लौट जाए, इसलिए कि वो सच जान ले, इसलिए कि उसकी तकलीफ में कमी आ जाए, इसलिए कि उसके अपने उसके लौट आने का इंतज़ार करते थे, और इसलिए भी कि वो मजबूर थी, और इसलिए भी कि उसे मासिल से कोई शिकायत ना थी। हाँ हाँ हाँ, बोलो कहाँ जाना है, अभी चलते हैं। हेज़ल खुशदिली से मुस्कुराई तो ईमान को हौसला हुआ, और फिर 1 घंटे बाद वो मासिल इंस्टीट्यूट के सामने खड़ी थी। शाह से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं, पर वो याद नहीं करना चाहती थी। हेज़ल को गाड़ी में इंतज़ार करने का कहकर वो अंदर चली गई। लॉन्ज में उसे मार्था मिल गई। उसे देखकर मार्था झटके से उठ खड़ी हुई। अदम कहाँ है? ईमान के सवाल पर मार्था ने बेसाख्ता लॉन्ज से मुलाका कमरे की जानिब देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। ईमान ने उसकी नसों के ताक़ुब में कमरे की जानिब देखते कहा। वो सो रहे हैं, आप जाएं यहाँ से। मार्था घबराहट का शिकार थी। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे आज ही बात करनी है। वो कमरे की जानिब बढ़ी। रुक जाओ। मार्था उसके पीछे लपकी। पहली बार वो ऐसे ही ज़बरदस्ती क्लासरूम में दाखिल हुई थी। उसे मासिल मिला था, और आज फिर वो ज़बरदस्ती उसके रोकने के बावजूद कमरे की जानिब बढ़ गई। उससे मार्था के रोकने के बावजूद झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखकर वो जैसे बुत बन गई। शनाया उसके पहलू में लेटी थी। वो दोनों एक छत तले एक बेड पर थे। वो बेसुध सो रहा था, जबकि शनाया के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट थी। उससे पहले ईमान को हैरत से देखा और फिर मुस्कुरा दी। वो जिसे चाहती थी हासिल कर चुकी थी। जीत की खुशी से सरशार वो एक ऐसे शख्स के साथ रात बिता चुकी थी जिसका उससे कोई जायज़ रिश्ता नहीं था। जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे दूर रहना चाहिए। उनमें खौफ नहीं होता, और जिनमें खौफ नहीं वो आसानी से गिर जाते हैं। दादी अम्मा के अल्फाज चीख चीख कर उसके समाज से टकराने लगे। उसे झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। उससे अपने दिल की धड़कन पहली बार इतनी वाज़िया महसूस की थी। और जिनमें खौफ नहीं होता वो आसानी से गिर जाते हैं। वो आसानी से गिर जाते हैं। वो आसानी से गिर जाते हैं। उसका वजूद कांपने लगा। बार बार यही अल्फाज उसकी समाज से टकराने लगे थे। उसे बहुत अरसे बाद अपने वजूद को कांपते देखा था। वो झटके से मुड़ी और तेज तेज चलने लगी। वो गिर गया था। वो एक आरूस था जिससे अपनी हदों में रहना नहीं आता था। ये सब जन्नत जहन्नुम खुदा सब झूठ हुआ तो? मरने के बाद कोई ज़िंदगी ना हुई, कोई हशर ना हुआ तो क्या मिलेगा तुम्हें अपनी इबादतों से, अपनी नेकियों के ओज़? फिर क्या मिलेगा? अगर ये सब झूठ भी हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा।
लेकिन आप सोचें, अगर ये सब सच निकला तो क्या होगा? हशर वाकई हुआ तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। पता है क्या नुकसान होगा? जानता हूँ, जन्नत नहीं मिलेगी। नहीं, जन्नत शायद मिल जाए आपकी किसी नेकी के बदले, पर पर आपको ईमान नहीं मिलेगी। एक औरत की दी गई तकलीफ दूसरी औरत ही कम कर सकती है। शनाया ये जानती थी और उसे ये मौका मिला था। मासिल उसकी बाहों में बिखरा तो उसे समेटने का मौका मिल गया। वो टूट गया था बुरी तरह। वो भला कैसे जुड़ा रहता? टूट कर जुड़ा रहने का हुनर तो खुदा वालों के पास होता है, जो उन्हें थाम के रखता है। जबकि वो तो किसी खुदा को मानता ही नहीं था। उसका गिरना तो तय था। वो जब कसमसा कर उठा तो शनाया को मोहब्बत बाश नज़रों से खुद की जानिब देखते पाया। वो उसके बेहद करीब लेटी थी और जाने कब से उसे देख रही थी। पहले पहल तो मासिल को ख्वाब लगा। उससे आंखें बंद करके दोबारा खोली तो शनाया खूबसूरती से मुस्कुरा दी। इस बार मासिल की पूरी आंखें खुल गई। वो झटके से उठ बैठा। उसके जिस्म पर शर्ट नहीं थी। वो गुजरी रात याद करने लगा। ईमान से मिलने के बाद वो साहिल समंदर पर गया था और वहाँ से बाहर उससे शनाया को कहा था वो उससे ले गई थी। वो ड्रग्स लेना चाहता था और शनाया ने उसे ऐसा करने दिया था। ईमान की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उससे नशावर अदवायात नहीं ली थी, पर वो जिस कदर टूटा था उसे लगता था ये नशा उसकी तकलीफ़ कम कर देगा। शनाया उसके साथ थी। वो उससे वैसे ही मोहब्बत करती थी जैसी वो चाहता था। सारी रात उसने बार में गुजारी। सुबह शनाया उसे घर ले आई। शाम को उसे होश आया तो उसकी हालत बिगड़ गई। होश में आने के बाद उसे सिर्फ एक चेहरा नजर आता था और वो ईमान का था। एक ख्याल आता था कि ईमान ने उसकी कीमत वसूल की थी और यह ख्याल उसकी नसें चीरने की मानिंद था। मौसम खराब हुआ तो शनाया ने घर जाने से मना कर दिया। वो जो कह रहा था वो कर रही थी। उससे शराब पी और इस कदर पी कि अपने हवास खोने लगा। और ये मौका शनाया के लिए अच्छा था। शनाया ने पूरे होश और हवास में उससे कबूल किया। वो हवासों में होता तो भी यही करता। ईमान का ख्याल उसे आरी की तरह काट रहा था। उसके जिस्म में वहशत भी नपने लगी। ईमान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मदहोशी में भी उसका नाम ले रहा था। श्श, मैं हूं ना। मुझे दे दो अपने सारे दुख दर्द, मैं समेट लूंगी। शनाया ने उसके लबों पर उंगली रखी। उसे अपने करीब देखकर मासिल को याद रहा तो सिर्फ ये कि उसने अपनी वफ़ाएं जिस लड़की के नाम की थी वो बेवफ़ा निकली थी। और वो भी बेवफ़ा हो जाता तो क्या था? वो जो शनाया को दोस्त कहता था अब सारी हदें पार कर गया था। और जब होश में लेटा तो बेयकीनी से उसे देखने लगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मासिल। वो उससे करीब हुई तो वो झटिये से बेड से नीचे उतरा। शनाया ने हैरानी से उसे देखा। मैं फ्रेश होता हूँ। वो तेज़ी से कमरे से निकल गया और शनाया अकेली बैठी रह गई। आप इतनी खालिस क्यों लगती हैं? इतनी खालिस, इतनी मुक़द्दस कि छूने का दिल करे और छूने से डर लगे। वो शॉवर के नीचे खड़ा था। ठंडा पानी उसके जिस्म पर बह रहा था। उसे तो लगा उसकी सारी असलियत कम हो जाएगी। और अब उसे लग रहा था जैसे उसका वजूद किसी ने चलते तंदूर में फेंक दिया हो। वो जितना खुद पर पानी गिरा रहा था जलन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मासील, आर यू ओके? शनाया ने उसके तपती पेशानी को छुआ। वो बुरी तरह बुखार में फंक रहा था। चले हॉस्पिटल चलते हैं। वो अपने कमरे में था। बेड पर बेसुध पड़ा था। ये वो कमरा नहीं था जहाँ उससे पिछली रात शनाया के साथ गुजारी थी। ये उसका ज़ाती कमरा था और उससे कई मर्तबा ईमान को अपने तस्वुर में इस कमरे में घूमते फिरते देखा था। जाओ यहाँ से। मासिल ने गनूती की कैफियत में कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमें हॉस्पिटल जाना है। वो ज़िद्दी हुई। प्लीज़ जाओ यहाँ से। उसका हाथ अपनी पेशानी से हटाते हुए कराहा। पूरा जिस्म जैसे थूक रहा था। मोहब्बत तो हमें पाबंद करती है, किसी और का होने नहीं देती। बल्कि एक तरफा खामोश मोहब्बत में तो कोई खसारा होता ही नहीं है। न पाने की चाह, न खोने का डर। ईमान की बातें चारों जाने गूंज रही थीं। माजी किसी फिल्म की तरह तस्वुर के पर्दे पर चल रहा था। फ़र्ज़ करो तुम्हें किसी से एकतरफ़ा मोहब्बत हो जाए, जैसे मैं तुमसे करता हूँ, तो क्या करोगी? पाबंद रहूंगी कब तक? जब तक मोहब्बत रहेगी। कितनी अजीब मंतक थी उसकी मोहब्बत को लेकर। उसका मानना था मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है। एक तरफा खामोश मोहब्बत इंसान को भटकने नहीं देती। तो फिर आज हो गया था? क्या उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी?
क्या वो अब ईमान से मोहब्बत नहीं करता था? वफ़ा या बेवफ़ाई करना तो हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है। ईमान बेवफ़ा थी, तो वो क्यों कायम ना रह पाया? आखिर ईमान ने तो कभी मोहब्बत का दावा नहीं किया था, पर उसे तो मोहब्बत थी ना। वो कैसे भटक गया था? वो कैसे गिर गया था? उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, पूरा जिस्म पसीने में भीगने लगा। वो कैसे भटक गया था? वो कैसे गिर गया था? आखिर क्यों? उसका ज़मीर उसे कचोके लगा रहा था, हालांकि उससे पहली बार ज़िना नहीं किया था। उसके नज़दीक तो ये ज़िना था भी नहीं। वो तो इस सब का आदी था, पर क्यों उसे इतनी तकलीफ हो रही थी? आखिर क्यों? और जिनमें खौफ नहीं होता, वह आसानी से गिर जाते हैं। तुम रात भर कहाँ थे? मुर्तज़ा उसकी नीली आंख और फटे हुए होंठ को देखते हुए पूछने लगा। इधर ही था। हाथ ने अलमारी में रखा वो बैग कोई 20वीं बार देखा था। आरजे ब्रांड का वो बैग जो ईमान की मलकियत था, वो सड़क पर ही कहीं गिर गया था, जिसे वो उठा लाया था और बार बार निकाल कर देख रहा था। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वो बैग नहीं जो उसे ख्वाब में नजर आता था, पर हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता, क्योंकि ये वही बैग था। ये सब क्या है हाथ? उसके बिगड़े चेहरे को देखकर मुर्तज़ा ने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, अपने बॉक्सर भाई से मार खा आया हूँ। सपाट लहजे में जवाब देता हुआ वो उसकी जाने मतवज्जा हुआ, जबकि मुर्तज़ा हैरत से उसे तकने लगा। अब्दुल, सीरियसली? यहाँ पर? मुर्तज़ा को यकीन न आया। हाँ, अब्दुल। उससे अब आईने के सामने खड़े होते अपने जख्म पर दवा लगाई। मुर्तज़ा उसे देखे क्या? इतना गहरा जख्म था कि उससे टांके लगते, पर वो हाथ था जिसके हाथ जरा से भी नहीं लड़ते थे। तो तुम हमेशा से जानते थे कि अब्दुल यहाँ है? हाथ उसका दोस्त था, वो हाथ को दोस्त मानता था, पर हाथ ने कभी उसे दोस्त नहीं कहा था। उसे दोस्त बनाने नहीं आते थे, वो दोस्त बनाता नहीं था, उसे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कब मिलवाओगे अब्दुल से? उसकी खामोशी पर मुर्तज़ा ने अगला सवाल किया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी हड्डी पसली टूटे तो जब चाहो मिल लो। कैसी खौफनाक बातें कर रहे हो? मुर्तज़ा के चेहरे के साफ ही बिगड़े। मुझे अभी काम से जाना है, मैं कल एकेडमी में मिलूंगा। वो अब उसकी जाने मतवज्जा हुआ। मुर्तज़ा उससे मिलने होटल आया था, रात को भी आया था, पर वो होटल में नहीं था। हाथ अभी तक होटल में रुका हुआ था। अगर वो अकेडमी के रेस्ट एरिया में रुकता तो मुर्तज़ा की वजह से वो अपने बाकी काम न कर पाता, जबकि उससे बहुत कुछ करना था। इस बिगड़े हुए चेहरे के साथ जाओगे? ऑफ कोर्स, उतार कर रख कर जाने से तो रहा। सर्द सपाट सा लहजा। मुर्तज़ा ने बामुश्किल हंसी छुपाई। ओके, अपना ख्याल रखना। वो खुदा हाफिज़ कहता कमरे से निकल गया, जबकि हाथ गहरा सांस खारिज करता बेड पर बैठ गया। उसका मोबाइल थरथरा रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो उसके चेहरे के तने हुए तासुरात नरम पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम मॉम। उससे चेहरे पर बशाशत लाते वीडियो कॉल उठाई। दूसरी जानिब उसकी माँ थी। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? अब्दुल से मार खाकर आया हूँ, हमेशा की तरह। दूसरी जानिब बैठी हंसी साकित रह गई। वो मिल गया? कैसे ना मिलता? ढूंढने वाला हाथ था। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। 13 सालों बाद मैंने तुम्हें झुंझलाया हुआ देखा है। वजह क्या है? वो माँ थी, भाम गई थी। वो नसें झुकाए हुए था। यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खुद पर काबू पाते बोला। इतनी जल्दी वो किसी को अपने अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देता था। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा चारों जानिब फैल गया, तो वो स्याह रंग की बैगी पैंट पर हल्के नीले रंग की ओवर शर्ट पहने, सर पर कैप जमाए बाहर आया। कैप को उसने इस अंदाज में ले रखा था कि उसका चेहरा छुपा हुआ था, और उसने ऐसी ड्रेसिंग कर रखी थी जो किसी की तवज्जो न खींचती। उसे अब अपने चंद ज़रूरी काम निपटाने थे। शाम के साए चारों जानिब फैल चुके थे। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। पार्क में खेलते बच्चे भी अब वापस जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा पार्क खाली हो गया। वो अकेली बैठी रह गई। दिन में मुतल्ला साफ था, जबकि अब फिर से बारिश के आसार थे। वो पिछले 3 घंटों से इस पार्क में बैठी थी। आज जो उसने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। हालांकि वह मासील को जानती थी, पर शायद उसे ये तवक्का नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये सब कर जाएगा। वो अपने लफ्ज़ से वजूद के साथ जब मार्सिल इंस्टीट्यूट से बाहर निकली तो हेज़ल वहाँ नहीं थी। उसकी गाड़ी खड़ी थी, जबकि वो जाने कहाँ चली गई थी। ईमान के पास ना उसका नंबर था ना घर का पता। वो उसे कैसे ढूंढती? और जो इस वक्त उसकी हालत थी, वो वहाँ से पैदल ही भागने लगी। उसे बहुत दूर जाना था, मार्सिल की स्याही से बहुत दूर निकल जाना चाहती थी। वो जहाँ उसका नाम भी ना हो। जाने वो कितनी देर चलती रही।
कंधों पर शॉल लपेटे वो पार्क में बैठी थी। दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, यूं जैसे सुन हो गया हो, सोचने की सलाहियत खो चुका हो। मगरिब हुई तो उसने आसमान की जानिब देखा। मैं आज तक ये सोचती रही कि आखिर मुझे अदम जबील से मोहब्बत क्यों नहीं हुई। उसकी इतनी मोहब्बत के बावजूद वो मेरे दिल में जगह क्यों नहीं बना पाया। मुझे उससे हमदर्दी होती थी इरम, पर आज समझ आया मेरे दिल में तो तू भी रहता है ना। आज समझ आया वो इस दिल में अपनी जगह क्यों ना बना पाया। आज समझ आया मुझे उससे मोहब्बत क्यों ना हुई। आज समझ आया आज जबील इस दिल से क्यों ना गया। आज मुझे बहुत कुछ समझ आ गया और आज मेरे सारे शिकवे ख़त्म। अब ना आदम जबील से कोई शिकवा है ना हाथ जबील से। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने लोगों की सच्चाई मेरे सामने रखी। वो नम आंखें लिए अपने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारने लगी। अकाई अजाब होती है, अकाई इनाम भी होती है। ईमान को उस महीने की सैलरी ट्रांसफ़र हो गई थी। वो आज ऑफिस नहीं गई थी। उसे जो पैसे बचा कर रखे थे उनमें से जो रोज़ के देने थे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वो एक होटल में गई। ये उसकी ऑफिस की लोकेशन के करीब था। रात हो चुकी थी। उसके जाने में बस 5 दिन बाकी थे और उसे उन दिनों में भी ऑफिस जाना था। उससे एक सस्ते से होटल में कमरा बुक किया। 5 दिन की पेमेंट एडवांस करने के बाद वो मार्केट आ गई। वो ना हेज़ल को ढूँढ पाई थी और ना हेज़ल उसे ढूँढ पाई थी। ना उससे अब्दुल को कॉल करने की कोशिश की थी। उसके पास अब बहुत कम पैसे बचे थे। अगर वो होटल से खाती तो गुज़ारा ना होता, इसलिए वो मार्केट आ गई। उसने एक स्टोर से खाने-पीने का कुछ सामान खरीदा। इस बात से अनजान कि कैप ओढ़े एक शख्स उस पर नज़रें रखे हुए थे। इस वक्त भी स्टोर के बाहर खड़े वो उसे खरीदारी करते हुए दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और बारिश कभी भी हो सकती थी। वो स्टोर से बाहर निकली तो ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसने आसमान की जानिब देखा। पूरा आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। वो खामोश थी और पुरसुकून भी। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। उससे इतना पुरसुकून चेहरा कम ही देखा था। तूफान खत्म होने के बाद वाली खामोशी, सब कुछ खो देने के बाद कुछ न खोने के डर जैसा सुकून। वो शॉल लपेटती सीढ़ियाँ उतरकर फुटपाथ पर आई तो भाई रखे पत्थर की बेंच पर बैठ गई। ठंडी हवा उसे सुकून बख्श रही थी। वैसे भी वो इस शहर में अब मेहमान थी। वो जल्दी इस यहाँ से जाने वाली थी। वेलेंसिया उससे ज़्यादा रास नहीं आया था। यहाँ के लोगों ने उसे दुख दिया था, पर इस शहर का क्या कसूर था। कुछ देर यूं ही बैठी रही, रोशनियों के जाल में चलते फिरते लोगों को देखने लगी। उससे भूख लगी थी। उससे खाने के लिए ब्रेड निकाली और फिर अचानक रुक गई। उससे हाथ की उंगलियों पर गिनती की। उसके पास 5 दिन की ब्रेड थी। यकीनन वो नाश्ते के लिए लाई थी ताकि नाश्ता करके ऑफिस जा सके, पर अगर वो अभी खा लेती तो उसके पास एक दिन का नाश्ता कम पड़ जाता। वो कितनी ही देर सामने रखे सामान को घूरती रही जो मुश्किल से 5 दिन का था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक जूस का डब्बा निकाल कर जूस पीने लगी। वो वहाँ बेंच पर पूरा घंटा बैठी रही। उससे मज़ीद कुछ नहीं खाया। जाने वो किन ख्यालों में गुम थी। यहाँ तक कि अबरआलूद मौसम बरसने लगा। वो उठकर चल पड़ी। तभी उससे दीवार के पास खड़े एक छोटे से बच्चे को देखा। यकीनन वो भूखा था। उससे कदम रुक गए। वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसने अपने थैले को हाथ लगाया जिसमें उसका थोड़ा सा सामान था। वो बच्चा सामने सड़क की दूसरी जानिब शीशे की उस पार रखे खाने पीने की अशिया को हसरत से तक रहा था। वो उसकी जानिब बढ़ी और जाकर अपने बैग से ब्रेड के 2 पैकेट निकालकर उस बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों में पहले हैरत और फिर तशक्कुर के जज्बात उभरे। उसकी आंखों में नमी थी। वो उसके पीछे पीछे था। तुम भीग जाओगे, मेरे पास छाता नहीं है, ये ले लो। उससे अपने कंधों पर पड़ी मोटी शॉल उतार कर उस बच्चे को दे दी। वो शॉल उससे कितनी अजीज थी। वैसे भी वायलेंसिया से कुछ नहीं ले जा रही थी। सारा सामान यहाँ ही रह गया था। फिर उसने अपने बैग से वॉलेट निकाला जो इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसके चेहरे पर मौत जैसा दुख था। उसका वॉलेट खाली हो चुका था। उसके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तेज़ी से वहाँ से भागती चली गई। कैप ओढ़े आधे छुपे चेहरे के साथ खड़ा हाथ उसे देखता रहा। उसे पहली बार अपने सीने के मुकाम पर अजीब सी जलन महसूस हुई थी। सांस लेना उसे पहली बार मुश्किल लगा था।